नमस्कार, मैं सैलम कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो है आज हम लोग समझेंगे विलियन, जो क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड जो लेसन है आपका, उसका जो है थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग समझेंगे मोल प्रभाज और मोलरता। मोल प्रभाज क्या है, मोलरता क्या है, और विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार में हम लोग समझेंगे बहुत सी चीज़। और ये जैसे विलियन के प्रकार में, विलियन को हम लोग बांटेंगे कितने प्रकार का विलियन होता है, प्रावस्था के आधार पर देखेंगे और अवयवों के आधार पर देखेंगे। ये जो है इस प्रकार विलियनों के प्रकार भी पढ़ेंगे और इससे आंख के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की लिंक को कॉपी करें और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें। और मैंने कई बार कहा है, यदि आप न्यू स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में एक तरफ से सभी वीडियो बनाई गई हैं, बिल्कुल एक तरफ से देखते रहें। मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है आपसे, आप एग्जाम को 90+ करेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है फॉर्मलता एवं मोलरता में हम लोगों ने संबंध समझ लिया था। जो हमारा संबंध निकल कर के आया था, एफ बाई एम, क्या पता है, यहाँ पर निकला था एफ बाई एम, और यहाँ पे था एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्वेटिव। और इसी को यानी एफ वाई एम को ही हमने कहा था, एफ वाई एम को ही वांट ऑफ फैक्टर कहा था, और जिसे हमने डिनोट किया था आई से। ये हमने किससे डिनोट किया था, आई से इसे डिनोट किया था। तो मतलब इससे तो हमें ये संबंध मिल गया था। अब एक अंकित क्वेश्चन को समझते हैं, जो अंकित क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकित क्वेश्चन क्या है हमारा, तो मैं इस अंकित क्वेश्चन को लिखा हूँ 2.44 ग्राम। क्वेश्चन को लिखिए और विधिवत रूप से समझिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं 2.44 ग्राम। 2.44 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर 500 मिलीग्राम या 500 मिलीलीटर का 1 बिलियन बनाया जाता है, एक बिलियन बनाया जाता है। एक बिलियन बनाया जाता है। और उसमें क्या पूछ रहा है, इस बिलियन में मोलरता या इस बिलियन की मोलरता एवं फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस बिलियन की मोलरता एवं फॉर्मलता ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे जो वजन दे रखा है, वेट दे रखा है, थोड़ा ऊपर से लिखना चाहिए था, मैंने नीचे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लें आपको फिर भी। अब क्या है, जो हमारा वेट जो दे रखा है यानी W, यानी दिक्कत कर रहा है, चलो अब चलेगा। जो हमारा वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.44 ग्राम है, ये इतना वेट दे रखा है। और बेंजीन का जो आयतन दे रखा है, यानी जो आयतन कितना दे रखा है, 500 मिलीमीटर का, यानी VL कितना दे रखा है, VL जो दे रखा है हमारा, यानी बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर है। अब 2.44 ग्राम में
उसके बाद बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है मैं बता दूं यहाँ पर। बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल का। ये बेंजोइक अम्ल का हम अणुभार निकालना चाहें तो अणुभार के लिए क्या होता है, 6 गुणे कार्बन का अणुभार लिखेंगे प्लस 5 गुणे हाइड्रोजन का अणुभार लिखेंगे प्लस 1 गुणे कार्बन का अणुभार लिखेंगे प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का अणुभार लिखेंगे प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन का अणुभार लिखेंगे। क्यों? ये 1 गुणे 2 गुणे हमने क्यों किया? क्योंकि जिसके जितने अणु थे हमने उतने से क्या कर दिया, इसे गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है 6 और कार्बन का परमाणु क्रमांक जो 6 होता है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 12 प्लस 5 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है तो 1 से गुणा कर, परमाणु भार 1 ही होता है इसे 1 से गुणा कर दी प्लस 1 गुणे कार्बन का होता है 12 तो यहाँ पर 12 से गुणा कर दी प्लस 2 और ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 से गुणा कर दी प्लस 1 गुणे 1। ये चीज यहाँ तक दिक्कत। अब देखें 12 छिंगा 72 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा और 16 दूनी 32 आ जाएगा प्लस का फिर 1 आ जाएगा। जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, तो फाइनल जो हमें प्राप्त होगा 122 मोल प्रति ग्राम। ये जो है हमारा क्या मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो प्राप्त होगा क्या, अभी हमें मोलर द्रव्यमान। अब पूछ क्या रहा है इसमें पूछा है मोलरता बताइए। तो मोलरता यानी मोलरता बराबर फार्मूला होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन। गुणे क्या होता है भैया, आयतन होता है, गुणे आयतन, यही तो होता है। तो देखिए अभी मैंने भार यम बराबर निकालना है तो भार कितना दे रखा है, तो यहाँ पर भार हमारा दे रखा है यम बराबर, जो भार दे रखा है भैया 2.44 दे रखा है। मोलर द्रव्यमान कितना निकला है, 122 निकला है और जो आयतन हमारा निकला है वो 500 निकला है। कितना निकला भैया, यहाँ पर जो हमारा आयतन निकल करके आया है वो 500 मिलीग्राम आया है। 500 मिलीग्राम को जब हम मिलीलीटर आया है और इसे हम लीटर में बदलेंगे, 500 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम 1000 से क्या करते हैं भैया, भाग दे देते हैं। 1000 से मैंने क्या किया, भाग दे दिया, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे समझे थोड़ा, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हमें अणुभार की जरूरत थी तो हमने अणुभार निकाला यहाँ पर अणुभार। अब देखें यहाँ पर 2.44 बटे 122 गुणे 1/2, इससे जो हम 2 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। अच्छा ये मान लेते हैं 2 को हम ऊपर भेज दें, यदि हम 2 को ऊपर, इसको 2 को हम क्या करें ऊपर भेज दें तो आ जाएगा हमारा 4.88 बटे 122 बटे कितना आएगा हमारा 122। जब इसको हम इससे काटेंगे तो लगभग में हमारा आएगा 0.04। ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। ये जो है मोलरता, और मोलरता का द्रव्यमान होता है किलोग्राम प्रति लीटर, यानी या मोल प्रति लीटर। ये आ गई हमारी मोलरता, ये क्या आ गई हमारी मोलरता। और कल मैंने एक सुंदर सा फॉर्मूला जो निकाला था F/m बराबर निकाला था I, F/m बराबर निकाला था हमने, क्या I निकाला था। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो I का मान यहाँ से निकालते हैं। I का मान निकालना चाहे तो I का मान निकालेंगे कैसे, समझे। हमने बताया था m थ्योरेटिकल बाई m ऑब्जर्वेटिव यूक्ल होता है I, m थ्योरेटिकल और m ऑब्जर्वेटिव यूक्ल होता है I। तो m थ्योरेटिकल जो हमारा निकला है कितना, 122 निकला है। इसी प्रकार ऑब्जर्वेटिव क्या हो जाएगा, देखें C6H5COOH, जब इसे हम जल में घोल देंगे तो C6H5COOH, ये वाला जो इसका H इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका H इसके और इसका H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका जो है ऑब्जर्वेटिव मास, यानी इसका जो ऑब्जर्वेटिव मास आएगा उसका ठीक 2 गुना हो जाएगा। इसका ऑब्जर्वेटिव मास इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 244, यहाँ पर आ जाएगा कितना 244। तो बट्टे में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 244 कर दिया, तो 1/2,
यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो अब इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है फार्मलता, तो फार्मलता ये बराबर यम इंटू आई हो जाएगा। अब मोलरता हमारी क्या निकली है, मोलरता जो निकली है 0.04 गुणे 1/2, 2 एकम 2 दूनी 4, तो फार्मलता आ जाएगी 0.02, 0.02 और ये आई फार्मोल प्रति लीटर, फार्मोल प्रति लीटर। ये हुआ, इसे विधिवत रूप से आप लोग समझेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ कैमरा, इस ऊपर का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। अब मैंने नीचे कैमरा कर दिया, नीचे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखें, ये तो हमने अंक के क्वेश्चन को समझा। अब समझते हैं मोलर द्रव्यमान होता है कितने प्रकार का है। तो आपको बता दें, मोलर द्रव्यमान जो आपका होता है 2 प्रकार का होता है। चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कुछ किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया है इसको समझते हैं थोड़ा। मोलर द्रव्यमान को हम लोग विधिवत रूप से थोड़ा समझें, देखें क्या होता है। अब देखें, मोलर द्रव्यमान जो होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है इसे समझेंगे, तो इसमें लिखेंगे मोलर द्रव्यमान 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार का होता तो कैसे होता है इसे समझेंगे। मोलर द्रव्यमान जो आपका 2 प्रकार का होता है वो कैसे होता है इसे थोड़ा समझें। देखिए मैंने आपको बताया, एक जो होता है मोलर द्रव्यमान अणुसूत्र के आधार पर होता है। एक जो द्रव्यमान होता है वो अणुसूत्र के आधार पर होता है, यानी अणुसूत्र जितना आ जाए उसका, अणुसूत्र के आधार पर जो होता है, अणुसूत्र के आधार पर जो द्रव्यमान होता है तो उससे हम लोग लिखते हैं एम थ्योरेटिकल, एम थ्योरेटिकल लिखते हैं। ये यानी जो अणुसूत्र के आधार पर जो हमें प्राप्त होता है उससे हम लिखते हैं एम थ्योरेटिकल मास। और जो हमें प्रयोग यानी विलयन बनाने के आधार पर, यानी जो प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ है विलयन बनाने के आधार पर, जो विलयन बनाने के आधार पर, जो विलयन बनाने के आधार पर, विलयन बनाने के आधार पर, यानी जब हम इसे जल में घोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कितना वजन होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अभी एग्जाम्पल फिर मैं बताऊंगा। देखें, इससे पहले मैं बेंजोइक अम्ल के साथ बता चुका हूं कैसे हो जाता है। विलयन बनाने के आधार पर जो द्रव्यमान प्राप्त होता है, जो द्रव्यमान प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूं एम ऑब्जर्वेटिव मास, एम ऑब्जर्वेटिव, यानी इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं एम ऑब्जर्वेटिव और इसे कहते हैं एम थ्योरेटिकल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं, जैसे कोई ले लेते हैं C2H5OH, C2H5OH। यदि इसका पहले एम थ्योरेटिकल निकालते हैं, एम थ्योरेटिकल निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे सी, यानी 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार प्लस 5 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो देखिए यहां से 2 गुणे तो इसमें जो हमारा निकलेगा समझेंगे, 2 गुणे और कार्बन का जो कितना होता है, कर देता हूँ, मार्कर दिक्कत कर रहा है थोड़ा। देखिए यहाँ पर
जो हमारा फाइनल निकल करके आएगा 2 गुणे कार्बन का होता है 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन यानी 5 और इसका 1 होगा, प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, प्लस 1 गुणे 1। तो इस प्रकार जो हमारा एम थ्योरेटिकल निकला 2 से 12 दूनी 24 प्लस 5 एकन 5 प्लस 16 एकन 16 प्लस 1 एकन 1। तो फाइनल जो हमारा निकल करके आएगा, देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 और 22 22 गुना 44 45 46 आएगा। इसका जो मोलर द्रव्यमान 46 ग्राम जो भी आया है 46 ग्राम आया है। इसका मोलर द्रव्यमान क्या आया है 46 ग्राम आया है। ध्यान रखें किसका C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल, इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। ये हमारा एथिल एल्कोहल है। अब हमें ये तो एम थ्योरेटिकल तो हमने निकाल लिया, अब हमें बिलियन के आधार पर इसका निकालना है। तो हमने क्या किया, जब इसे हम गर्म करते हैं या जल में घोलते हैं, तो जल में घोलते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है, अपने आयनों में टूटता है। किस प्रकार टूटता है, देखिए C2H5OH ये 2 अणु होते हैं, एक ये भाई बहुत से अणु होते हैं उसमें। तो इसमें होता है जैसे हम इसे जल में डालते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इसे जल में डालते हैं, तो जल में जब हम डालते हैं तो इसमें एक क्रियाकलाप होता है। वो क्या होता है, देखें ये वाला H जो है, ये वाला H जो है, या ये वाला OH समझ लेते हैं, ये वाला OH या OH, ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव। हाँ ठीक है, OH हमारा नेगेटिव हो जाता है, इसे भी समझ सकते हैं। देखो O नेगेटिव भी है हमारा, यहाँ से भी समझते हैं, या मान लेते हैं H को भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, H को यहाँ से निकाल दिया, H पॉजिटिव था और ये इसके नेगेटिव के साथ क्या हुआ, जुड़ जाएगा, और इसका ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए ये 2 अणु पास पास में एकत्रित हो गए, कब, जब मैंने विलयन बनाया तब। जब मैंने इसका विलयन बनाया तब क्या हुआ, इसके 2 अणु पास पास में इकट्ठे हुए, तो इनका जो टोटल द्रव्यमान हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाता है। यानी पहले था 46, अब हो गए हैं 2 अणु, तो हो जाएगा 2, तो यानी 46 दूना 92। इसका जो परमाणु भार आएगा 92 आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं एम ऑब्जर्वेटिव। इसी को कहा जाता है एम ऑब्जर्वेटिव, यानी इससे हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक द्रव्यमान। और ये हमारा द्रव्यमान है सैद्धांतिक द्रव्यमान है। इसे लिखना चाहें एम थ्योरेटिकल को ही हम सैद्धांतिक द्रव्यमान कहते हैं, और एम ऑब्जर्वेटिव मास को ही हम कहते हैं प्रयोगात्मक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए समझते हैं कुछ चीजें और। ये तो हुआ कुछ नॉर्मल सी बात थी। अब हम जो है सांद्रता की वो पद डिस्कस करेंगे जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ये तो ताप पर निर्भर करने वाले पद। अच्छा, इसमें से 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, फिर मोलरता फॉर्मलता। हाँ, इसके बाद ताप के सांद्रता के वो पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते, उनको ही हमें समझना है। तो डालेंगे हेडिंग सांद्रता के वो पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। सांद्रता के वो पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते। देखिए हेडिंग लिखेंगे सांद्रता के वो पद सांद्रता चलो भाई दिक्कत करने लगा हमारा कैमरा, दोनों की टमाटर इंक डाल लेते हैं थोड़ी। तो सांद्रता के वो पद, सांद्रता के वो पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते, जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जो ताप पर निर्भर नहीं करते, उन पदों को हमें समझना है। तो कौन कौन से पद हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो पद होता है जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, मैंने बताया था द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज। द्रव्यमान या आयतन परसेंटेज, यानी इसको हमने लिखा था W प्रतिशत। इसे हमने क्या कहा था, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता।
दिक्कत कर जाता है हमारा प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? तो द्रव्यमान यानी W परसेंटेज जो होता है हमारा, ऊपर होता है विलय का द्रव्यमान, ऊपर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान होता है, विलय का द्रव्यमान। और नीचे जो होता है हमारा, इसमें बंद ही कर देता हूँ, दूसरे नंबर से लिखता हूँ, विलय का द्रव्यमान। और नीचे होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और नीचे जो होता है आपका विलायक का द्रव्यमान होता है। तो देखें, ये दोनों जो लिखते हैं ग्राम में ही लिखे जाते हैं और इनटू क्या कर देते हैं? 100। तो ये हो जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसी प्रकार लिखे आयतन और द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका बाद दूसरा पॉइंट आता है आयतन, यानी V/W परसेंटेज। इसको हम लिखते हैं आयतन और द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या होता है? तो V/W परसेंटेज में लिखेंगे आयतन विलय। अब ये ऊपर लिखते हैं विलय का आयतन। ध्यान रखें, हमेशा विलय ऊपर रहता है, विलय का आयतन। और नीचे और जो आयतन होता है वो होता है किसमें? वो हम लोग लिखते हैं लीटर में, यानी लीटर में। और नीचे होता है विलायक का भार, विलायक का भार, इनटू कर देते हैं 100। तो इसे हम कहते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे हम कहते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसे हम समझने वाले हैं। तो आप दिमाग से अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डालेंगे हेडिंग मूल प्रभाज, इसे मैं रख कर रहा हूँ। अब मूल प्रभाज को हमें विधिवत रूप से समझना है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो यदि आप 20 से देख रहे हैं तो मैं कई बार कह चुका हूँ, आप जो है हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को पहले तो सब्सक्राइब करें और उसमें फिर एक तरफ से वीडियो देखिए। यदि आप एक तरफ से वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, यदि आप 20 से आते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखें। तो इसीलिए प्रत्येक वीडियो को सीरियल से क्रम से देखिए। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे द्वारा डील की जा रही है दोनों। और आप लोग फिजिक्स से चाहते हैं तो फिजिक्स की लगभग में जो है पढ़ने वाली हैं 30-35 वीडियो, यानी उधर सेकंड फिजिक्स में भी हमने जो है आपके 4 चैप्टर लगभग में एंड कर दिए हैं। और इधर भी हमने संधारित्र तक आपको पढ़ा दिया है, 7 चैप्टर में फिनिश कर दिए हैं। और इसके न्यूमेरिकल आपको बता दूं, उधर सेकंड में मैंने न्यूमेरिकल भी लगवा दिए हैं, फर्स्ट फिजिक्स में न्यूमेरिकल बच्चे हैं। मैं बहुत जल्द ही कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल आपको लगवाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं मोल प्रभाज होता तो क्या है, यानी मोल प्रभाज समझेंगे। मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज क्या है? तो मोल प्रभाज होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मोल प्रभाज किसी विलय में उपस्थित विलय या विलायक, मान लेते हैं जिसमें लिख लें पहले इसके बाद, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक, विलय या विलायक, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मूलों की संख्या, बटे विलयन मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या,
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है काई से, या कह सकते हैं इसे यक्स से काई पढ़ा जाता है, यक्स से प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। चलो यक्स लिख लीजिएगा, यक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखें, मान लेते हैं हमें निकालना है मोल प्रभाज, तो मान लेते हैं यक्स, ये बिलियन का यानी यक्स या विलय का मान लेते हैं कोई बिलियन है, ए प्लस बी से मिलाकर के 1 बिलियन बनाया गया है ए बी, ए और बी से मिलाकर के 1 बिलियन बनाया गया है आपका ए बी, जिसमें मान लेता हूँ ए क्या है हमारा विलय है, ए क्या है विलय है, और बी क्या है विलायक है, बी जो है हमारा विलायक है, और ए बी क्या है, ए बी जो है हमारा विलयन है, ए बी जो है हमारा विलयन है। अब हमें निकालना है विलय का मोल प्रभाज निकालना चाहें और विलायक का मोल प्रभाज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक को आप विधिवत रूप से शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा डीपली नॉलेज रखें। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से कक्षा 12 के केवल, अभी कक्षा 12 के केवल कोर्स चल रहा है, कक्षा 12 के शुरुआत से के वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब देखिए, विलय का मोल प्रभाज निकालना चाहें तो विलय का मोल प्रभाज, तो विलय के मोल प्रभाज को मैं मान लेता हूं एक्स ए, और अभी मैंने डिफिनीशन क्या बताई है, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या, विलय या विलायक के, तो भैया विलय का निकाल रहे हैं तो भैया ऊपर हमें लिखनी पड़ेगी विलय के मोलों की संख्या, यानी एन ए क्या है, एन क्या है मोलों की संख्या, और ए क्या है हमारा विलय है, ए क्या है हमारा विलय है, तो मतलब विलय के मोलों की संख्या, फिर बटे बिलियन में उपस्थित, तो बिलियन में विलायक भी होता है और विलय भी होते हैं, तो एन ए हो जाएगा, यानी एन ए हो गया, और एन बी, जहां हमारा एन ए क्या है विलय के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है विलायक के मोलों की संख्या। तो विलय का मोल प्रभाज हम इस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार क्या निकालेंगे हम विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, या समीकरण 1 मान ले, कोई दिक्कत वाली नहीं, समीकरण 1 नहीं मानते। अब मैं मानता हूं इसको मैं मान लेता हूं इधर विलायक का मोल प्रभाज निकालें, विलायक का मोल प्रभाज निकाला जाए तो इसे हम समझते हैं एक्स बी से डिनोट करेंगे, विलायक के मोल प्रभाज को हम लोग जो है डिनोट करेंगे एक्स बी से। तो मैंने बताया था एक्स बी में होता क्या है, विलायक के मोलों की संख्या यानी एन ए हो जाएगा, अपान में क्या होगा, विलायक है तो एन बी होगा, और अपान में हो जाएगा एन बी प्लस एन ए, या इसे हम एन ए प्लस एन बी भी लिख सकते हैं। ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज और ये हो गया विलय का मोल प्रभाज। यदि इन दोनों को जोड़ दें, यदि इन दोनों को विलायक और विलय के मोल प्रभाजों को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लिखेंगे विलायक तथा विलय के मोल प्रभाज को जोड़ने पर, इनके मोल प्रभाज को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर मैं मान लेता हूं बिलियन का जो मोल प्रभाज आएगा एक्स बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स बी। तो एक्स बी यानी एक्स ए और प्लस एक्स बी दोनों के बराबर होगा, एक्स ए और एक्स बी दोनों के बराबर होगा। तो एक्स ए बी बराबर जो आएगा, एक्स ए का मान जो है रखा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इसी प्रकार एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। ये मैंने एक्स ए का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया और ये मान एक्स बी का मान वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखें इसे, इनका जो एलसीएम यानी जो इनका हर है, इनका लासा देखें, ये इनका हर देखा जाए तो इन दोनों का हर क्या है बराबर है, इन दोनों का हर बराबर है। तो एक कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखें इसको यहाँ पर एक्स ए बी बराबर जो आएगा हमारा एन ए प्लस एन बी, अपान आएगा
भी, क्योंकि हर दोनों के बराबर है तो उनको एक बार लिखेंगे Na प्लस NB, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, कट जाएंगे, तो XAB बराबर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ से एक चीज निकल करके आ गई, XA प्लस XB, XA प्लस XB इक्वल होता है 1। XA और XB क्या होता है 1। तो यहाँ से एक चीज और भी ले सकते हैं, विलायक तथा विलय के मोल प्रभाज का योग, विलायक तथा विलय के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, यानी 100% होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब मान लेते हैं यदि कहीं पर एक और यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज तथा विलय के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यदि आपको डीपली पढ़ना है, यहाँ पर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होंगी, मोल क्या है, यदि आपको मोल नहीं समझ में आ रहा है, मोल क्या है, मोल कैसे निकालेंगे, तो मैंने पिछली वीडियो आप देखिए जा करके, शुरुआत से देखें, प्रत्येक वीडियो में मैंने मोल प्रभाज इन सभी को डीपली नॉलेज किया है, डीपली बताया है, एकदम गहराई से, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के मैंने समझाया है। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको मेरा प्रॉमिस है क्लियर होगा। यदि आप 20 से आएंगे तो आपको इतनी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर नहीं, फिर भी यदि आप 20 से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यदि आप थोड़ा बेसिक आपका ठीक है तब, यदि आपका बेसिक कमजोर है तो बेसिक से पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। सिर्फ कक्षा 12 के लिए बात कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपको बिल्कुल बेसिक, मतलब बेसिक से बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो साथ रहिए, मैं प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करूंगा। चलो अब देखते हैं कुछ चीजें और। ये तो XA और XB का मान मिलेगा। अच्छा, मान लेते हैं कहीं पर मान लेते हैं विलय और विलायक का भार दे रखा हो, मान लेते हैं कहीं पर विलय और विलायक दोनों का भार दे दिया जाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, कहीं पर मान लेते हैं हमें विलय का भार दे दिया जाए और विलायक का भी भार दे दिया, तो कैसे निकालें। इसे मैं रफ कर दूं थोड़ा। तो भैया इसमें होता क्या है, फार्मूला थोड़ा डीपली समझेंगे, क्योंकि आगे का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखें। और पास में सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मैं आपको उससे प्रत्येक दिन कहता हूँ, आप सब्सक्राइब बिल्कुल करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, और यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य ही करें। देखें, अब मैं मान लेता हूँ कहीं पर एक ऐसा हो जाए, यदि पॉइंट नंबर, यदि विलायक या विलय का भार दे रखा हो, तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होगा। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि मान लेते हैं कहीं पर विलायक और इन दोनों का भार ही दे रखा हो, तो हम लोग कैसे मोल प्रभाज को निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो विलय का मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, XA से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया XA, यानी यहाँ पर भी क्या होता है, Na होता है, अपान होता है Na प्लस NB होता है, ये होता है। जहां पर हमारा Na क्या है, मोलों की संख्या, और मैंने आपको बताया था मोल की संख्या, यानी मोलों की संख्या बराबर होता है बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब मान लेते हैं हमारा विलय को हमने क्या माना है, विलय के मोलों की संख्या को हमने माना है Na, तो इसके भार को मैं मान लेता हूं WA और अणुभार को मान लेता हूं Ma। ठीक है, तो मतलब जहां पर हमारा Na है वहां पर हम ये चीजें लिख सकते हैं। तो फाइनल जो फार्मूला मिल जाएगा, XA बराबर मिलेगा WA अपान
Ma और फिर बटे में आ जाएगा Na अपान WA अपान यहाँ पर आएगा जो हमारा Ma और प्लस WB प्लस MB NB आएगा भैया, ठीक है WB अपान MB। ये जो है इसका मोल प्रभाज हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज कब? जब जो है भार दे रखा हुआ तब, समझे भाई। हमें मोलों की संख्या निकालनी थी यहाँ पर ना, यहाँ पर हमें मोलों की संख्या निकालनी थी। तो मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमने किया क्या? मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमें फार्मूला मालूम है, भार बटे अनुभार होता है। तो यहाँ पर भैया ये एक किसे माना है? एक को माना है विलय। तो हमने क्या कहा? मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या यहाँ पर लिख दें, विलय के मोलों की संख्या। तो इसे मान लिया मैंने Na, क्योंकि हमने अभी बताया था A प्लस B दोनों को मिलाने से हमारा विलयन बनता है AB। तो A क्यों बताया था हमने? विलय है और ये हमारा विलायक है। जब ये हमारा विलायक है तो देखें मैंने मान लिया विलय के मोलों की संख्या को Na माना, यानी N क्या है? मोलों की संख्या, और A क्या है? विलय है, तो Na हो जाएगा। अब इसके भार को मैंने मान लिया W भार को मानते हैं, पर हम यहाँ पर विलय तो हमने A लिख दिया। इसी प्रकार अनुभार लिख दिया, अनुभार को M से ऋण करते हैं यानी MM से, तो ये A लिखा सब हमने छोटा सा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार ये हमने Na जहां पर हमारा Na दे रखा था उसके ऊपर हमने ये रख दिया। इसी प्रकार ये मान लेते हैं विलायक, ये मान लेते हैं विलायक के मोलों की संख्या निकाली है। विलायक के मोलों की संख्या, इसे मैं रफ कर दूं थोड़ा। विलायक के मोलों की संख्या यदि हम निकालें, विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक की मोलों की संख्या बराबर इसे जो डिनोट करते हैं NB से, तो फाइनल जो फार्मूला आएगा WB अपान MB आएगा। तो यहाँ पर ये विलायक का मोल प्रभाज निकाला जाए तो सूत्र जो हमारा बनेगा, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या बनेगा? हमारा सूत्र जो फार्मूला बनेगा वो सुंदर सा फार्मूला निकल करके आएगा। इससे हम लोग डिनोट करेंगे XB से, और यहाँ पर जो हमें लिखना चाहिए फार्मूला होता है NB अपान Na प्लस NB होता है। अब NB की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और Na की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो XB यानी XB है क्या? विलायक का मोल प्रभाज है। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा WB अपान MB, इस पूरे के बटे आ जाएगा WA अपान MA प्लस WP प्लस MA। ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ये फाइनल जो फार्मूला हमें मिला विलायक का मोल प्रभाज का मिला, और ये जो है फाइनल फार्मूला है विलय के मोल प्रभाज का। कब? जब दोनों का भार दे रखा हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को आप समझेंगे। यदि आपको समझ में, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको समझ में जब ही आएगा जब आप बिल्कुल एक तरफ से पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ पर नए हैं तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद शुरुआत से वीडियो को देखिएगा। चलो अब मैं सिर्फ करता हूँ। अब तो हमें ये निकालिए। अब समझते हैं मोलरता के। अच्छा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन लीजिए, यूरिया तथा जल का 1 बिलियन बनाया जाता है। क्वेश्चन को लिखेंगे, यूरिया तथा जल का 1 बिलियन बनाया जाता है यदि बिलियन में यूरिया के 2 मोल तथा जल के 8 मोल हों। यूरिया तथा जल का लिखेंगे। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ने कहा है यूरिया तथा जल का 1 बिलियन बनाया जाता है। 1 बिलियन बनाया जाता है। यूरिया तथा जल का 1 बिलियन बनाया जाता है। जब ये 1 बिलियन बनना है, और जिसमें बताया गया है यदि बिलियन में यूरिया के 2 मोल, क्वेश्चन को लिखेंगे, यदि विलयन में
विलियन में यूरिया के 2 मोल, यूरिया के 2 मोल, ये विलियन में क्या है, यूरिया के 2 मोल जल के 8 मोल उपस्थित हो तथा जल के कितने मोल बताए गए हैं, जल के 8 मोल उपस्थित हो, 8 मोल उपस्थित हों तो जल तथा यूरिया का मोल प्रभाज बताइए। तो जल तथा यूरिया का मोल प्रभाज बताइए। जल तथा यूरिया का मोल प्रभाज बताना है। देखो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसमें यूरिया के कितने मोल दे रखे हैं, यूरिया के मोलों की संख्या, यानी एक बिलियन बनाया जा रहा है किससे, यूरिया और जल से। यूरिया जल मिलकर के एक बिलियन बनाते हैं, यूरोजल मान लेते हैं इसे यूरोजल, ठीक है, समझ लेते हैं। ये यूरोजल बनाया इन्होंने, विलियन क्या बनाया हमारा, यूरोजल बनाया। अब यूरिया में मान लेता हूं क्या है हमारा, विलय है, यूरिया हमारा क्या है, विलय है, और इसे में मान लेता हूं ए, इसे में मानता हूं ए, और जल हमारा क्या है, विलायक है। और ध्यान रखें जल हमारा सार्वभौमिक विलायक है, जल जो है हमारा सार्वभौमिक विलायक है, यानी प्रत्येक चीज लगभग में ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज इसमें घुल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सार्वभौमिक विलायक हो गया। अब इसने क्या कहा है, इसे मान लेते हैं बी। इसमें जो दे रखा है हमारा यूरिया के 2 मोल है, यानी यूरिया यन, यूरिया यन यानी यन क्या है हमारा, मोल, और किसके, यूरिया के। यूरिया के कितने मोल है, 2 मोल है। इसी प्रकार यहाँ पर जो मोल जल के कितने मोल है, यानी यन, और जो जल के हैं, जल के कितने, 8 मोल दे रखे हैं। तब इसने पूछा क्या है, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, जल का मोल प्रभाज बराबर, जल का मोल प्रभाज बराबर जो फार्मूला होता है हमारा फाइनल, वो आता है जल के मोलों की संख्या, यानी जल के मोलों की संख्या, और यहाँ पर बिलियन के मोलों की संख्या। बिलियन में है क्या हमारा, यूरिया है और जल है, तो यहाँ पर जल के मोलों की संख्या लिखेंगे, यानी एन ए जल लिख देंगे, एन ए जल, और एन ए यूरिया, एन यूरिया लिखेंगे, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या कितनी दे रखी, 8 दे रखी, और फिर जल के 8 है, और यूरिया के कितने मोल हैं, 2 हैं, तो 8/10 आएगा। तो यहां से जब इसे भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी जल का मोल प्रभाज, यानी जल के जो मोल प्रभाज की, यानी एक्स जल, यानी जल का मोल प्रभाज जो है 0.8 आ गया। इसी प्रकार आप लोग यूरिया का स्वयं निकालेंगे, यूरिया का स्वयं निकालिए और कमेंट भी कीजिए, ध्यान रखें कमेंट पक्का करें, चाहे आप बाद में देखें तब भी कमेंट करें, यदि आप साथ में देखें तब भी कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। चलो अब हम लोग समझते हैं मोलता क्या होती है, और मोलता को विधिवत रूप से समझेंगे और एक अंक के क्वेश्चन भी इस पर लगाएंगे। मोलता क्या है, इसे मैं रफ करता हूं थोड़ा। तो मोलता ये भी क्या है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलता भी हमारी ताप पर निर्भर नहीं करती। कैसे, देखें, मोललता, हीरिंग डालेंगे, मोललता, मोललता। तो मोललता है क्या, मोललता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, किसी 1 लीटर, यानी अब उसमें देखो मोलरता और मोललता में डिफरेंस है, मोलरता और मोललता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखें, मैंने आपको बताया था मोलरता में बताया था कि 1 लीटर विलियन में, उसमें हमने कहा था विलियन यानी पूरा जो शरबत बनाया था, मान लेते हैं जल और चीनी से मिलकर के शरबत, उसमें मैंने शरबत को लिया था 1 लीटर, और उसमें देखा था कितनी मैंने चीनी डाली। अब हम पूरे शरबत की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, इसमें ले लिया, ये जल है, ये हमारा क्या है, जल है। अब हमें देखना है एक इसकी जो मात्रा है 1 लीटर है, ये 1 लीटर जल है जो कि हमारा क्या है, विलायक है। अब हमें 1 लीटर विलायक में अब कितनी हम चीनी डाल रहे हैं, 1 लीटर
विलायक, यानी 1 लीटर जल में हम कितनी चीनी डालें। अब जल क्या है हमारा, विलायक, तो इसमें जो जितनी हम चीनी डालेंगे, विलायक की केवल थोड़ा सा डिफरेंस है मोलरता और मोलरता में। मोलरता में क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो इसमें क्या है 1 लीटर विलायक, विलयन की जगह पर इसमें क्या है विलायक है। विलायक में विलय या उपस्थित, विलायक में विलय, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मतलब अब इसमें हम कितनी चीनी डालेंगे, मान लीजिए 100 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 100 ग्राम चीनी डाली, तो टोटल हमारा जो विलयन बनेगा 1100 ग्राम का बनेगा ना, 1100 ग्राम का बनेगा। तो मतलब पहले 1 लीटर में आप कितनी चीनी डाल रहे हो, तो चीनी जितनी आपने डाली है वही क्या कहलाती है, वही हमारी कहलाती है, इस चीनी के मोलों की संख्या ही कहलाती है मोललता। क्या कहलाती है, मोललता। तो इसमें लिखेंगे 1 लीटर विलायक में, डेफिनेशन में 1 लीटर, 1 लीटर विलायक में, विलायक में उपस्थित, 1 लीटर विलायक में उपस्थित, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता, मोललता कहलाती है। यानी मोलरता और मोलरता में जरा सा डिफरेंस है, जहां पर मोलरता में विलयन को देखते हैं और इसमें हम विलयन को ना देख करके देखेंगे केवल विलायक को। तो देखें, और इससे हम डिनोट करते हैं, इसका जो हम डिनोट करते हैं लिखेंगे, इसे कैपिटल यम से, सॉरी इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल यम यानी मोलरता आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे आएगा विलयन का भार या विलयन का आयतन, विलयन का भार, विलयन, विलायक का, सॉरी विलायक का, विलयन का नहीं, विलायक का भार, और वो होगा किलोग्राम में। तो इसका मोलों की संख्या क्या होती है, मान लेते इतने मोल, 10 मोल, 20 मोल। तो इसका जो मात्रक आएगा, इसकी जो यूनिट आएगी, इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। इसका जो मात्रक आएगा मोल प्रति किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो इसे यदि लिखना चाहें तो यम बराबर N/W जी, W kg लिख सकते हैं, W kg यानी विलायक का भार किसमें होगा, kg में। ध्यान ये रखें, यहाँ पर जो भार दिया गया है वो किसका है, विलायक का। फिर मैंने बताया 1 लीटर विलायक में, विलायक यानी आपने चीनी ली है और 1 लीटर पानी, पानी ही आपका 1 लीटर है, यानी पूरा शरबत नहीं, जो आपने शरबत बनाया वो 1100 ग्राम का हो गया। तो अब की बार क्या किया है, 1 लीटर पानी में आप कितनी चीनी डाल रहे हैं, और चीनी के मोलों की संख्या ही, चीनी के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एक अंकीय क्वेश्चन इसका समझते हैं। फिर अंकीय क्वेश्चन दे रखा, यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है, इसे मैं रख करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है। यूरिया तथा जल का एक विलयन, एक विलयन बनाया जाता है, और कह रहा है जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता यदि 2 मोल है, यदि 2 मोल है या 2 मोलर है, ठीक है, मोलर है,
यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, 1.2 ग्राम प्रति सीसी प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे पहले लिखें। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, यूरिया तथा जल का एक विलयन है। तो सबसे पहले यूरिया का मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं, यूरिया का मोलर द्रव्यमान, यूरिया का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO ये होता है। तो यानी n यानी 7 गुणे 7 प्लस का 2 गुणे 12, 7 प्लस का 2 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 7 प्लस का 2। तो इस प्रकार यानी 7 और 2 9, 9 और 2 21, 9 और 12 आपका हो गया 21, और 21 और 16 हो जाएगा हमारा 21 और 16 हो जाएगा 37, 37 और 7, 37 और 7 होगा हमारा कितना 43, और 43 2 45, 43 2 45, नहीं यहाँ पर भैया नहीं, अपनी नामा यहाँ पर 14 आएगा भैया, नहीं 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका परमाणु भार हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 2 16 और 16 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 16, 16 दूनी 32, 16 3 16 टन 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 12 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान आ गया कितना आ गया हमारा 60 आ गया। यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान आया वो 60 आया। इसी प्रकार जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसे आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा मैं इसको सीधे सीधे सामने लिख देता हूँ, शॉर्ट में जगह की शॉर्टेज। तो यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान जो आया हमारा 60 ग्राम आया, और जल का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, जल का मोलर द्रव्यमान जो सूत्र होता है H2O होता है हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 ग्राम आएगा। ये जल का मोलर द्रव्यमान आ गया। अब मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर सूत्र होता है भैया विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे होता है, बटे क्या होता है यह विलायक का आयतन। तो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या चाहिए, तो विलय के मोलों की यानी सांद्रता कितनी देखिए 2 मोल। तो मोलों की यानी सांद्रता यानी विलय के मोल, यानी यूरिया की मोलरता दे रखी है, यानी यूरिया के मोल दे रखे हैं 2 मोल हैं। कितने में, प्रत्येक लीटर में 2 मोल प्रत्येक लीटर में, यानी 2 मोल प्रति लीटर में। ठीक है, 2 मोल प्रति लीटर में। अच्छा, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान सॉरी भार होता है, यहाँ पर विलयन का आयतन नहीं होता, भार होता है, विलयन का भार। ठीक है, विलायक का भार होता है। ये दे रखी किसकी, यूरिया की, यानी यूरिया हमारा जो है विलय है, यूरिया क्या है हमारा विलय है। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। यूरिया के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 2। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या, NYWG, हमें निकालना क्या NYWG। WG क्या है, विलायक का भार। तो विलायक का भार हम कैसे निकालेंगे, तो विलायक का भार निकालने के लिए विलायक का भार बराबर हो जाएगा विलयन का भार, विलयन का भार
माइनस विलय का भार। विलयन के भार से यदि विलय का भार माइनस कर दें, विलयन के भार से यदि हम विलय का भार माइनस कर दें तो हमें विलय का भार मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा विलयन का भार। तो यहाँ पर डालेंगे विलयन का भार। तो विलयन का भार डालेंगे, विलयन का भार। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे, देखें विलयन का घनत्व, क्योंकि यम बराबर रो बराबर क्या होता है, रो क्या है, घनत्व है, यम वाई वी होता है, यम वाई वी होता है। तो हमें निकालना क्या है, यम की वैल्यू। तो यम बराबर हो जाएगा रो वी, और जहां पर हमारा रो क्या दे रखा है, रो जो घनत्व है, यानी रो बराबर दे रखा है 1.2, यानी रो बराबर 1.2 है। तो यम बराबर हो जाएगा 1.2, और वी क्या है, वी जो है आयतन कितना दे रखा है, 1 लीटर। आयतन क्या है, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर भाई जल तथा विलयन का एक विलयन बनाता सांद्रता 2 मोल है, और ये यहाँ पर जो मात्रा है 1 लीटर है। तो गुणे कर देंगे 1 लीटर, यानी 1 लीटर। अब हमें यम बराबर 1.2 और 1 लीटर को मिलीलीटर में तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो यम बराबर जो मिल जाएगा हमें 1200 मिलेगा। यम बराबर क्या मिलेगा भैया, 1200 ग्राम मिल जाएगा। यम बराबर क्या मिल गया हमें, 1200 ग्राम मिल गया। अब ये तो हमें विलयन का भार मिल गया, अब हमें निकालना है विलय का भार। विलय का भार कैसे निकालेंगे, तो विलय का भार बराबर क्या होता है, इससे समझे, विलय का भार, विलय का भार। तो विलय का भार बराबर फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है, एक फार्मूला उन्होंने पढ़ा है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब देखो विलय का, यानी जो विलय हमारा क्या है, यूरिया है, और यूरिया के कितने मोल दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। भार हमें पता नहीं है, भार तो हमें फाइंड आउट करना है। और अणुभार मैंने निकाला है, कितना निकला, 60 ग्राम निकला है। अणुभार कितना निकला हमारा, 60 ग्राम। तो जो भार आ जाएगा हमारा 120 ग्राम आ जाएगा, किसका, ये आ गया है हमारा विलय का भार। ये किसका भार आ गया, विलय का भार आ गया। 120 ग्राम किसका आ गया, विलय का भार है। ठीक है, इसे आप लोग लिखिए। अब हम निकाल सकते हैं विलायक का भार। तो विलायक का भार बराबर, यानी WG किसका हो जाएगा, विलयन का भार है 1200 और माइनस कर देंगे 120, तो हमें प्राप्त होगा 1080। ये विलायक का भार मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं विलयन की मोललता। अब हम आराम से निकाल सकते हैं विलयन की मोललता। तो विलयन की मोललता बराबर हो जाएगा यन, यानी यन क्या है, 2 है, और बटे क्या है, 108 है। बटे क्या दे रखा हमारा, 108, 180, 1080 है। जब हम इसे क्या करेंगे भैया, ये जो है हमारा दे रखा है किसने है, किलोग्राम में, और ये हमारा दे रखा है किलोग्राम में। अब एक कार्य करते हैं, इसे ग्राम में बदलने के, ग्राम में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा किसने दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, और इसे किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 1000 बटे आ जाएगा 1080। तो 2000 बाई 1080, जब हम इससे इसको भाग देंगे जो हमें मिलेगा 1.85, ये क्या मिल जाएगी, मोलता। और मोलता का मात्रक होता है मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम। ये हुआ। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। और आप लोगों से मैं हर बार कह रहा हूँ, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना चाहें तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और एक तरफ से प्लेलिस्ट से वीडियो देखना स्टार्ट करें, आपको कोर्स समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9118920840 पर आप व्हाट्सएप करें, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूनिक ज्ञान एकेडमी नाम से ग्रुप को सर्च करें और उसमें जुड़ जाएं। उस पर प्रत्येक जो पढ़ाया जा रहा है उसका हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आप हैंड रिटन नोट्स स्वयं बनाइए। आप अपने हाथों से बनाया गया नोट्स सबसे अच्छा होता है, ये आपके समझ में आता रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।